नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी जंग बहादुर, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। बादामी रंग के पुराने कागज के टुकड़े पर लिखी हुई रसीद उंगलियों में थामे हुए जब मैं कुलियों के चित्रगुप्त अर्थात ठेकेदार की ओर से मुंह फेरकर बाहर बुझने से पहले जल उठने वाले दीपक जैसी संध्या को देखने लगी, तब उन्हें अपनी अधीनस्थ आत्माओं का लेखा जोखा और अपनी महत्ता का वर्णन रोकना पड़ा। कई बार खांस खांस कर जब वृद्ध महोदय श्रोता की उदासीनता भंग न कर सके, तब वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गए और उनके पीठ फेरते ही कितने ही कुली मेरे कमरे के सामने एकत्र होने लगे। यह डोटियाल संज्ञाधारी जीव भी विचित्र है। नेपाल, भूटान आदि से जो कुली इस ओर आते हैं, उनकी विशेषता का मापदंड बोझा उठाने की शक्ति मात्र है। उनमें प्रायः छोटे से छोटा कुली भी 1.5-2 मन का बोझ उठाकर ऊंचे पहाड़ की मीलों लंबी चढ़ाई पार कर जाता है, पर रूप में वे सब शिव के बाराती हैं। केवल वे कुरूप हैं, दीन नहीं। कोई टाट का सिला विचित्र पाजामा और फटे हुए काले खुरदुरे कंबल का गिलाफ जैसे कुर्ता गले में लटकाए भालू के समान घूम रहा है। कोई रूखे बालों को खुजलाता हुआ साही जैसा कांटेदार जंतु लग रहा है। ऐसे विविध रूपों की भीड़ देखकर मेरी मौसी तो कोने में दुबक कर बैठ गई और भक्तिन बाहर खड़ी होकर विस्मय से उनका निरीक्षण परीक्षण करने लगी, क्योंकि दैन्य और विचित्रता का ऐसा समन्वय तो हमारे गांवों में नहीं मिलता। मैंने कुछ उदासीन भाव से कहा, तुम सब जाओ, हमारा कुली जंग बहादुर है, उसी को भेज दो। वे विस्मित से एक दूसरे को धकियाने लगे। फिर एक व्यक्ति को आगे ठेल कर दूसरे से कहा, ये जंगिया है। नाम ने नाम के आधार को ठीक से देखना आवश्यक कर दिया। पर्वतीय पथ और पत्थरों की चोट से टूटे नाखून, पैरों में मूंज की बनी चप्पल मानो मनुष्य को पशु बनाकर भी खुर न देने वाले परमात्मा का उपहास कर रही थी। घनी भौहों के नीचे मुख चौड़ा और नाक कुछ गोल हो गई थी। हंसी से निरंतर खुले हुए ओठों के कोने कान तक फैलकर गाल और कान के अंतर को छिपा देते थे। गेहुआ रंग निरंतर धूप में रहने के कारण कहीं पुराने तांबे जैसा और कहीं झाईदार हो गया है। बोझ बांधने की गांठ गठीली पुरानी रस्सी का एक छोर गले की माला बनता हुआ कंधे से लटक रहा था, दूसरा कमरबंद बनकर कोट के झबरेपन में कहीं छिपा कहीं प्रकट था। उसे अपने भाई धन सिंह के साथ मेरा सामान लेकर केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ तक जाना और श्रीनगर लौटना था। 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से प्रत्येक की मजदूरी तय हुई थी, जिसमें से 1 आना फी रुपया कमीशन और ठेकेदार का प्राप्य था। तुम्हारा भाई कहाँ है? पूछते ही धनिया की पुकार मच गई। जंग बहादुर का चेहरा भी अपने छोटेपन के प्रति इतना सतर्क था कि उसे देखकर किसी पौराणिक अनुज का स्मरण हो आता था। पहाड़ के ऊंचे नीचे रास्ते में मुझे अपना और अपने साथियों का जीवन इन्हें सौंपना होगा और मार्ग में जीवन की सब सुविधाओं के लिए यह मेरे संरक्षण में आ गए हैं। इस विचार ने उन दोनों कुलियों के प्रति मेरे मन में ममता उत्पन्न कर दी। कहा, तुम दोनों सामान देख लो, अधिक लगे तो 1 कुली और ठीक कर लिया जाएगा। हमें विस्मित करते हुए वे भारी बंडलों को उठा उठाकर बोझ का अनुमान करने लगे। मैं पैदल ही लंबी लंबी पर्वतीय यात्राएं कर चुकी हूं, जिनमें सफलता का मूल मंत्र सामान कम रखना ही माना जाता है, अतः इस संबंध में मुझसे भूल होना संभव नहीं। फिर मैं यह विश्वास नहीं करती कि जिन यात्राओं में खाद्य सामग्री मिल जाने की सुविधाएं हैं, वहां भी घी के पीपे और बिस्किट के टिन ढोते फिरा जाए।
मेरी मौसी अवश्य ही कुछ अधिक सामान ले जाने की इच्छा रखती थी, परंतु मेरी छोटी सी इच्छा को भी बहुत मूल्य देने का उनका स्वभाव है। उनके बेटे जिन तीर्थों में उन्हें नहीं ले जा सकते थे, वहां मैं ले जा रही हूं। अतः मैं सब बेटों से बड़ी हूं और उन्हें मुझ पर विश्वास था। हम सबके इने गिने वस्त्र, बिस्तर, दवा का बक्सा, साबुन आदि आवश्यक वस्तुएं ही साथ थीं, जिन्हें जंग बहादुर ने पास कर दिया था, और दूसरे दिन ही हमारी यात्रा आरंभ हो गई। घर में व्यक्ति अपने आश्रितों और सेवकों के प्रति अपने व्यवहार को छिपा सकता है, कृत्रिम बना सकता है, परंतु यात्रा में ऐसा सहज नहीं होता। मनुष्य में जो भी स्वार्थपरता, विवेकहीनता, क्रूरता रहती है, वह ऐसी यात्रा में पग पग पर प्रकट होती चलती है। एक और श्वेत शतदल की पंखुड़ियों की तरह कुछ खुली, कुछ बंद, कहीं स्पष्ट, कहीं अलक्ष्य पर्वत श्रेणियों और कहीं गली चांदी जैसे स्रोतों के बीच में जो जीवन गतिशील है, उसे देखकर प्रसन्नता से अधिक करुणा आती है। डांडी में बैठा हुआ कोई लंबोदर अपने हांफते हुए कुलियों को सर्प सर्प कहकर इस तरह दौड़ाता है कि उसे देखकर हमें स्वर्ग पर अधिकार पाकर भी देवता न बन पाने वाले नहुष का स्मरण हो आता है। हमारे इस डांडी, टट्टू आदि से भरे पूरे दल के अतिरिक्त एक और दूसरा दल भी है, जिसमें दरिद्रों का ही बाहुल्य है। प्रायः रुपयों के अभाव में इनमें से अधिकांश बिना टिकट ही रेल यात्रा समाप्त कर आने में निपुण होते हैं। 5 आने से लेकर 5 रुपए तक अंटी में रखकर और गठरी में सत्तू, चबेना, गुड़ आदि का पाथेय लेकर चलते हैं। जीवित लौटने के साधनों के अभाव में इनकी यात्रा अंतिम विदा के उपरांत ही आरंभ होती है। राह में जहां बीमार हुए, साथी छोड़कर आगे बढ़ गए। 2-4 दिन वहां रहने से पाथेय और रुपया धेली चुक जाने का डर रहता है और इस दिशा में किसी का भी लक्ष्य तक पहुंचना असंभव हो जाता है। इसी से वे सब घर से ही ऐसा समझौता करके चलते हैं, क्योंकि एक का न पहुंचना तो उसके व्यक्तिगत पाप का परिणाम है। यदि अन्य भी उसके कारण न पहुंचे तो न पहुंचने देने का पाप भी उसके सिर रहेगा। चट्टी चट्टी पर इनमें से 2-1 बीमार पड़ते रहते हैं और कोई कोई मर भी जाता है। अंत्येष्टि का काम यात्रियों से मांग कर किया जाता है। साधन न मिलने पर गहरा खड्ड तो स्वाभाविक समाधि है ही। डांडियों के काफिले में भी मृत्यु अपरिचित नहीं, पर वह कुलियों तक ही सीमित रहती है। यदि कोई कुली बीमार हो जाता है तो तुरंत दूसरा कुली ठीक कर दिया जाता है। बीमार कुली भाग्य पर छोड़ दिया जाता है। यात्री 1 रुपया प्रतिदिन देकर कुली को खरीदता है, इसलिए वह अधिक से अधिक रास्ता तय करना चाहता है। मैं डांडी में नहीं बैठती। कुलियों के साथ हमारा व्यवहार प्रेम पूर्ण ही रहता है, इसी से कुली हमारे स्नेहशील साथी बन सके। हमारे दोनों कुलियों के पास 2 टाट के टुकड़े और एक फटी काली कमली थी। मलिन बिना धुले कपड़ों में भी उन दोनों भाइयों का स्वच्छता विषयक ज्ञान खो नहीं गया था। कड़कड़ाते जाड़े में कपड़े दूर रखकर वे दोनों अपने लिए दाल भात बनाते। बर्तन के नाम पर उनके पास 2 बर्तन थे, जिनमें एक में दाल बन जाती, दूसरे में चावल। कभी कभी दाल का खर्च बचाने के लिए लिगुणा नाम का एक जंगली शाक तोड़ लाते। मार्ग में हम सब उनके पीछे चलते थे, अतः शेष शरीर बोझ की ओट में होने के कारण हमें केवल उनके पैर ही दिखते थे। जब जंग बहादुर के भाई धन सिंह के पैर थके थके आगे बढ़ते तो मैं पूछ लेती, जंग बहादुर थक गए हो क्या? पूछते ही विचित्र भाषा में उसका उत्तर मिलता, अच्छा है मां, कुछ तकलीफ नहीं। अच्छा, और तकलीफ शब्द के अपभ्रंश रूप को सुनकर आश्चर्य होता।
जीवन में बहुत छोटी अवस्था से ही मैं माँ का संबोधन और उससे उपयुक्त ममता का उपहार पाती रही हूँ। उन पर्वत पुत्रों के माँ संबोधन में जो कोमल स्पर्श और ममता की सहज स्वीकृति रहती थी, वह अन्यत्र दुर्लभ रही है। आदि बद्री पहुंचकर धन सिंह चट्टी के एक कोने में जाकर लेट गया और उसे जोर से बुखार चढ़ाया। मैंने उसे दवाई दी। जंग बहादुर जानता था कि उसके भाई की जगह दूसरा कुली ले लेगा, पर वह उसे छोड़कर कैसे जाए। धनिया बीमारी की दशा में अकेला लौट नहीं सकता था। कुछ दिन ठहर जाने पर रुपया समाप्त हो जाता और दूसरा बोझ मिलना अनिश्चित था। उसने फिर भी निश्चय किया कि 2 नए कुली बुला लाएगा और भाई की सेवा करेगा। धन सिंह ने अपने भाई का मुख देखकर ही उसका निश्चय जान लिया। सवेरे झरने से हाथ मुंह धोकर लौटने पर मैंने जंग बहादुर को नए कुलियों के साथ प्रतीक्षा करते पाया और धनिया को कपड़े की पट्टी से सिर कसकर बोझा संभालते देखा। मैंने पूछा, क्या तुम अच्छे हो गए? उसने कहा कि वह चल सकेगा। उसके न जाने से उसके भाई का भी नुकसान होगा। उन दोनों चचेरे भाइयों के स्नेह भाव ने कुछ क्षण के लिए मुझे मूक कर दिया। मैं 2-3 दिन वहां ठहरकर उन्हीं के साथ यात्रा करूंगी, यह सुनकर उन दोनों के मुख पर विस्मय का भाव उदय हो आया। धन सिंह तीसरे दिन अच्छा हो गया और चौथे दिन हम फिर चल पड़े। धन सिंह संकोची होने के कारण बातचीत कम ही करता था, पर जंग बहादुर जब तब बैठकर अपने परिवार की बातचीत करता रहता था। परिवार में जीविका का साधन न होने के कारण वह बचपन से ही अन्य कुली साथियों के साथ इस ओर आने लगा है। जंग बहादुर अनेक बार आपत्तियों में पड़ चुका है, क्योंकि वह अधिक कमाने की इच्छा से दूर दूर तक की यात्राएं ही नहीं करता, एक सीजन में कई यात्राएं कर डालता है। 2 वर्ष पहले ही उसका विवाह हुआ है। 2 माह का उसका पुत्र है, जिसके लिए उसने टोपी भी खरीदी है। बद्रीनाथ की ओर मेरी यह दूसरी यात्रा थी। इसी से मैंने कम से कम समय में प्रशांत अलकनंदा के तट पर बसी उस अलकापुरी में पहुंच जाने के लिए केदार का पथ छोड़ देना ठीक समझा। जिन्होंने 5 जल की धाराओं से घिरा और रंग बिरंगे फूलों में छिपे चरणों से लेकर शून्य नीलिमा में प्रकट मस्तक तक सफेद हिम में समाधिस्थ केदार का पर्वत देखा है, वे ही उसका आकर्षण जान सकते हैं। मीलों दूर से ही वह उज्जवल शिखर आमंत्रण के समान खुला दिखाई देता है। रुद्रप्रयाग पहुंचकर कुछ साथी इतना थक गए थे कि इतनी लंबी चढ़ाई के लिए साहस न बांध सके। वास्तव में बद्रीनाथ के पर्वत शिखर से केदार का शिखर केवल 2.5 कोस के अंतर पर स्थित है, पर वहां तक पहुंचने में पूरे 9 दिन का समय लगता है। 9 दिन चले 2.5 कोस की कहावत के मूल में संभवतः यही सत्य है। जब मैंने वहां जाने का निश्चय कर लिया, तब विशेष थके साथी रुद्रप्रयाग में हमारी प्रतीक्षा और विश्राम करके एक पंथ 2 काज करने को प्रस्तुत हो गए। जाने वाले सामान के साथ एक कुली पर्याप्त था, अतः दूसरे का समाधान आवश्यक था। मेरी व्यक्तिगत इच्छा थी कि दूसरा कुली वहां विश्राम करे और 18 दिन पश्चात हमारे साथ चले, पर जंग बहादुर माँ जी का मुफ्त में 18 रुपया कैसे ले। उसने कहा कि वह धन सिंह को विश्वास पूर्वक छोड़कर जा सकता है और यहां से श्रीनगर पहुंचकर वह नए यात्री की खोज कर लेगा। जंग बहादुर के स्वार्थ त्याग कर चाहे कोई काव्य न लिखा जाए, पर उसकी स्मृति एक कोमल मधुर कविता है। तो ये तो थी कहानी जंग बहादुर। मुझे आशा है कि आपने इसका रसास्वादन किया होगा, आपको आनंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।